नमस्कार दोस्तों। जयशंकर जी मोदी जी को रिप्रेजेंट कर रहे थे यूनाइटेड नेशंस में, अमेरिका में। और वहां पर उनका जो रौद्र रूप था इस बार, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मोदी जी बोल रहे हो, जयशंकर जी नहीं बोल रहे। क्योंकि जयशंकर जी को कभी भी मैंने डायरेक्टली ऐसे चीखते हुए मैंने नहीं देखा है। और जो रौद्र रूप था, इसका मतलब है कि वो अगर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसका मतलब और भी है कि मोदी जी भी अब अग्रेसिव होने वाले हैं। क्योंकि जयशंकर जी अग्रेसिव हो जाएं, वो तो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज को यूज करते हैं, उन्होंने इस बार तो इवन की जो पॉलिटिशियन लैंग्वेज यूज करता है उसको भी पार कर दिया। अब हुआ क्या है, आपको मालूम है कि जयशंकर जी बहुत नपी तुली बातें करते हैं। वहां पर अगर पीओके की बात जयशंकर जी ने यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर बोला है, इसका मतलब है कि उस स्पीच में कुछ हिंट्स थे जो हमने पकड़े हैं। अब जो आपको मालूम है, ग्लोबल जो डिप्लोमेटिक एस्टेब्लिशमेंट होती है, वो सन है कि जयशंकर जी को हो क्या गया। क्योंकि कोई भी वर्ड्स को उन्होंने छुपाकर नहीं बोला। सबसे खूबसूरत बात वो ये थी, केयरफुली जो ये वर्ड्स को यूज करते हैं वो इस बार नहीं किया गया। सर्जिकल स्ट्राइक प्रिसीजन के साथ, जहां पर जो यूनाइटेड नेशंस की या वेस्टर्न जो लॉबी है उसकी हिपोक्रेसी, उन्होंने नाम लेकर उन्होंने बताया तुम हिपोक्रेट हो। टेररिस्ट कंट्री है तो नाम लेकर बोला कि टेररिज्म कहां से शुरू होता है। और उन्होंने चैलेंज किया इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर को, जिसको जयशंकर जी ने बोला कि 80 साल पहले आपने वर्ल्ड ऑर्डर बनाया था जो आज क्रम्बल हो चुका है। अगर इसी पे चलते रहे तो आपकी रेलिवेंस जीरो हो जाएगी। कभी आपने जयशंकर जी को ऐसे बोलते हुए देखा है? कभी नहीं। और ये डिप्लोमेसी नहीं थी दोस्तों, ये था वॉर। यानी कि उन्होंने बोल दिया कि भारत अब आपके रूल्स के हिसाब से नहीं चलेगा, आपका सबॉर्डिनेट बनकर तो बिल्कुल भी चलेगा नहीं। कि आपको जब हमारी जरूरत हो आप हमारे साथ हैं, वरना तुसी कौन। अब हम भी आपको करेंगे, तुसी कौन। अब ब्रेक डाउन करते हैं जो 4-5 पॉइंट्स जयशंकर जी ने दहाड़ लगाई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी मीडिया ने इनको बिट्स एंड पीसेस में इसको कवर किया, लेकिन कंप्लीटली इसको डीकोड करना बहुत ही जरूरी था। क्योंकि उसमें कुछ इंडिकेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे जो जयशंकर जी ने दिए। उसके ऊपर 4th पॉइंट में बात करेंगे। पहला आते हैं जो जयशंकर जी ने, मोदी जी ने या किसी और ने कभी भी नहीं किया। डायरेक्टली नेम लिया कि एपी सेंटर अगर ग्लोबल टेररिज्म का कोई है तो वो पाकिस्तान है। और कहां पे? यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के अंदर हमारा जब फॉरेन मिनिस्टर बोलता है, जो पहले पुराने टाइम पर देखा होगा आपने, इवन पिछले 2 साल 3 साल 1 साल में जब भी हमने गए वहां पे बोला नॉन स्टेट एक्टर आए, उन्होंने पहलगाम करवा दिया कि कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे रीजन के अंदर जो टेररिज्म को पनाह देते हैं। इस बार एक ही काम, सीधा एपी सेंटर अगर दुनिया में टेररिज्म का कोई है तो वो पाकिस्तान है। नाम लेकर पाकिस्तान का गंदा नाम हमने पहली बार पिछले 11 साल में हमने लिया है। वैसे तो कांग्रेस के टाइम पे हाय मेरा पाकिस्तान ऐसे बोलते थे, हमने नाम लेना बंद कर दिया, तरक्की भी उसी के बाद हमारी आई है। लेकिन अगर हमने अब पाकिस्तान का नाम लेना शुरू कर दिया, इसका मतलब है कुछ हम करेंगे। ये तो आप नोट कर लीजिए, वरना हम नाम नहीं लेते। साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो पाकिस्तान है, यूनाइटेड नेशंस के जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, जो अमेरिका ने भी डेजिग्नेट किया हुआ है कि ये ग्लोबल टेररिस्ट है, उनको पनाह देता है, उनकी प्रेजेंस को सेलिब्रेट भी करता है। वो नाम ले रहे थे, हाफिज सईद का नाम नहीं लिया, पाकिस्तान का नाम ले लिया कि ऐसे लोग जिन्होंने 2008 के मुंबई अटैक को मास्टरमाइंड किया था वो फ्रीली पाकिस्तान में घूम रहे हैं। और उनको डेजिग्नेट किया हुआ है अमेरिका ने कि जहां पे भी दिखेंगे उनको गोली मार देंगे। लेकिन कुछ हुआ नहीं, और पाकिस्तान को तो और ज़्यादा सपोर्ट अमेरिका करता जा रहा है। अब ये मैटर क्यों करता है? पहली बात ये, जयशंकर जी ने ले लिया, नाम ले लिया, की फर्क पड़ता है? उसमें आपने एक और बोल दिया उनके मुंह के ऊपर कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो हमेशा ही अपनी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो डबल रखते हैं। जब पाकिस्तान का नाम आता है, ये हमेशा ही अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण पाकिस्तान को पनाह देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। कभी अफगानिस्तान में ऑपरेशंस करने हैं तो पाकिस्तान की ज़रूरत है, कभी अगर यहाँ पर रीजन के अंदर पावर को बैलेंस करके रखना है, किसी कुत्ते की ज़रूरत है तो पाकिस्तान को पाल के रखा जाता है, कभी हथियार बेचने हैं तो पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है। हमने ओपनली बोला वहां पर, आप पाकिस्तान को इसलिए सपोर्ट करते हो क्योंकि आपके गंदे काम करने के लिए आपको एक स्ट्रीट डॉग की ज़रूरत है, इसलिए आपने इसको पाल के रखा है। और साथ में हमने ये भी शटर कर दिया इनका कि जो आपकी ये कन्वीनियंट फिक्शन है
कि फिक्शन क्या है, पाकिस्तान बहुत ही दूध का धुला हुआ है, ये आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से वो दूध का धुला बन जाता है। हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर नेशन है, और अब हम आपके मुंह पे सच्चाई भी बोलेंगे और आपका मुंह काला भी करेंगे। ये जयशंकर जी ने यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर बोला कि अब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे टेररिज्म को, बेशक वो वेस्ट सपोर्ट करे या ना करे, चाइना सपोर्ट करे ना करे। ये कॉम्प्लिकेटेड रीजनल इशू जो है, इसको जहां पर हमारे लोग मारे जाते हैं, हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अब हमें फोन कर ये मत बोलना कि प्लीज युद्ध रोक दो, हमारे सारे न्यूक्लियर एसेट्स आपने तबाह कर दिए हैं जो पाकिस्तान में हमने इतने सालों से जमा करके रखे थे। अगली बार युद्ध नहीं रुकेगा, पहली बात ये। दूसरा, हमने ये भी बोल दिया कि यूनाइटेड नेशंस एक अनार्की का एक स्टेशन बन गया है, जहां पर लोग आते हैं, अपने गंदे एजेंडास को आगे फॉरवर्ड करते हैं, स्पीच देते हैं और चले जाते हैं। यानी कि यूनाइटेड नेशंस एक ऐसे क्राइसिस में आ गया है जहां पर कोई भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। दोस्तों, आप मुझे ये चीज बताइए, क्या आपने कभी भी जयशंकर जी को ऐसी लैंग्वेज इतनी ओपनली बोलते देखा है? ये तो वैसे हो गया जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट के बिके हुए जजेस के मुंह पे बोले, हाँ भाई तेरा क्या रेट है, ये ले पैसे, जजमेंट दे मेरे फेवर में। वो वाला काम जयशंकर जी ने यूनाइटेड नेशंस में जो सिक्योरिटी काउंसिल का चीफ है उसके सामने बैठे हुए उसके मुंह पे बोल दिया, कितने पैसे लेगा ये बता, कितने पैसे लेगा और जजमेंट दे मेरी फेवर में। जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के, मेरा अगर केस लगेगा सुप्रीम कोर्ट में, मैं जज को बोलने वाला हूं, भैया पैसे बता, तेरा हाईएस्ट रेट तो पता है हमें 15 करोड़ रुपए घर से मिले थे, इससे नीचे तो बता कितने रुपए लेगा। आई एम गोइंग टू से दिस, और यही काम जयशंकर जी ने किया। दोस्तों, साथ में हमने ये भी बोल दिया कि 1945 में जिन लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 जीता था, वो 5 कंट्रियां, उन्होंने मिलकर यूनाइटेड नेशंस को बना दिया। और 80 साल पुराना स्ट्रक्चर आप आज बोलें कि वही चलेगा, कैसे चलेगा? भारत 1.4 बिलियन लोगों की कंट्री है और हमारे पास कोई परमानेंट सीट नहीं है। जर्मनी, जापान, छोटे मोटे कंट्री जिनकी कोई जो बोलते हैं कि पावर हाउसेज है इकोनॉमी के, उनके पास कोई परमानेंट सीट ही नहीं है। जापान के पास परमानेंट सीट नहीं है, जर्मनी के पास नहीं है, किसके पास है? फ्रांस और यूके। यानी कि फ्रांस और यूके दोनों कंट्रीज जो कंबाइन कर लें तो हमारे शायद मुझे लगता है दिल्ली या जो छोटा मोटा कोई स्टेट है उसकी पॉपुलेशन से भी कम पॉपुलेशन है, और इकॉनमी तो पता ही आपको हमारे से नीचे ही है, और उनके पास परमानेंट वीटो पावर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 में योगदान दिया था। योगदान तो हमारा भी था, तो फिर हमें क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हमारे भी मोहम्मद नेहरू जो थे उन्होंने परमानेंट सीट छोड़ दी थी, गलती हमारी है, लेकिन हम गालियां निकाल रहे हैं यूनाइटेड नेशंस को। और साथ में हमने बोल दिया जयशंकर जी ने कि अगर ऐसे ही चलता रहा, आप इररेलीवेंट हो चुके हैं और अब आपकी बात छोटी मोटी कंट्री वो भी सुनने को तैयार नहीं है। इसराइल को बोला गाजा के ऊपर आप बॉम्बार्डमेंट करना बंद कर दीजिए, लेकिन हमास को नहीं बोला कि इसराइल के ऊपर बंद कर दीजिए, उनके हॉस्टेजेस को रिलीज कर दीजिए ना, क्योंकि इसराइल वालों की जो लाइफ है वो मैटर नहीं करती। गाजा के जो जानवर हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको डीप स्टेट यूज कर सकता है, कहीं भी गन डालना हो उनको आप यूज कर सकते हैं, उन एक्टर्स को। इसीलिए पाकिस्तान को और गाजा के जानवरों को ये सपोर्ट करते हैं। जयशंकर जी ने ओपनली बोला है कि तुम क्यों उनको सपोर्ट करते हो, वी नो दैट। और इसीलिए यूनाइटेड नेशंस साइडलाइन होती जा रही है। चाइना ताइवान का टेंशन है, कोई रोल नहीं। यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, डेडलॉक है। यूनाइटेड नेशंस ये नहीं बोल सकता कि भैया युद्ध रोक दीजिए, नथिंग। बस दोनों तरफ से हथियार बेचने की मुहिम शुरू हुई चल रही है। यूनाइटेड नेशंस जो ये डिबेट तो करेगा कश्मीर के ऊपर, जो कि हमारा बायलैटरल इशू है, ये जयशंकर जी ने बोला है, लेकिन जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है अफ्रीका के अंदर, उसके ऊपर बात नहीं करते। वहां पे अब जितने मिनरल्स हैं आप चोरी करके ले जाते हैं, लोगों को ग्रिप रखा हुआ है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन कश्मीर के मुद्दे के ऊपर आपको उछल के डड्डू की तरह आपको अंदर आना पड़ता है। यानी कि भारत में अपना मैसेज जयशंकर जी के थ्रू बिल्कुल क्लियरली उनके सामने रख दिया। रिफॉर्म्स आपको अपनी इंस्टीट्यूशन का, यूनाइटेड नेशंस का करना पड़ेगा, वरना इररेलीवेंट आप हो चुके हैं, थोड़ी देर के बाद आप परमानेंटली इररेलीवेंट हो जाएंगे। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि भारत अपने आप को यूनाइटेड नेशंस में से बाहर निकालता क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं बोल देते कि वी टेक अवर नेम आउट ऑफ दिस यूजलेस यूनाइटेड नेशंस? वहां पर होता कुछ भी नहीं है, लोग आते हैं, अपनी स्पीच देते हैं, चले जाते हैं, कोई सुनता भी नहीं है, ना ही कोई अमल होता है, ना ही कोई पॉलिसी मैटर है। देन व्हाई डू यू वांट टू बी पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस? कोई WTO तो है नहीं, कोई WHO नहीं है, कोई भी इसमें इकोनॉमी का काम नहीं होता, सिर्फ एक दूसरे की टांगे खींची जाती है, एक पावर शो है।
अगर ऐसा ही चक्कर है जब आपको लगता है कि भाई ये यूजलेस है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मोदी जी को यूनाइटेड नेशंस में से बाहर नहीं निकल जाना चाहिए? और 2 साल से वैसे भी जारी रहे हैं, क्या ये इंडिकेशन है कि आगे जाकर हम यूनाइटेड नेशन से बाहर निकल जाएंगे? प्लीज राइट योर कमेंट। अब आते हैं कि मोदी जी ने ये जयशंकर जी ने एक काम और किया। उन्होंने दुनिया को अपने आईना दिखाया। आईना क्या दिखाया? कि ग्लोबल साउथ का ऊपर आप कभी भी ध्यान नहीं देते थे, हमने ध्यान देना शुरू किया और अब उनके साथ मिलकर हम तरक्की कर रहे हैं। कोविड-19 हुआ तो हमने 95 कंट्रीज को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन भेजी, जबकि आप विकसित कंट्री वो पैसे लेकर वहां पर मेडिसिन भेज रहे थे। और हमने अपने कंट्री में भी शॉर्टेज नहीं होने दी और 95 कंट्रीज में भी शॉर्टेज नहीं होने दी। अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट गिर गई तो सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड हम देते आ रहे हैं पिछले इतने सालों से। तुर्की हो, सीरिया हो, कहीं भी हो, इवन कि घटिया बांग्लादेश हो, वहाँ पर भी कोई आपदा आती है तो चावल, बिजली हम ही भेजते हैं। हमारी टीम चाहती है वहाँ पर सबसे पहले वहाँ पर राहत देने के लिए। और वेस्ट वाले जब वो किसी को एड देते हैं साथ में एड्स भी भेज देते हैं। आपको मालूम है क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि उसके बिना वो कहते हैं जब तक तुम एड्स नहीं लोगे हमारे से तब तक हम एड नहीं भेजेंगे। तो ये जो हलाला करवाने का आपका सिस्टम है, कैसे कोलोनाइजेशन में भी आपने हलाला किया, लेक्चर दिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए और साथ में बोल दिया हमारे साथ ट्रेड करोगे तो एड मिलेगी। ये सारे काम नहीं तो पाकिस्तान को जैसे बोला कि भाई भारत को तंग करते रहो तभी आपको पैसे दिए जाएंगे। पाकिस्तान तंग करता रहा, उनको पैसे मिलते रहे। तो आप जो अपने ये स्टिंग्स अटैच करते हैं हर चीज के अंदर, उसके कारण आपकी रेलिवेंस अब जीरो होती जा रही है। और हमारी अप्रोच है पार्टनरशिप की। हम भी कंट्रीज के साथ काम करते हैं लेकिन पार्टनरशिप के अंदर ट्रेड करते हैं, ट्रीटीज करते हैं जो दोनों को बेनिफिट हो, ना कि आपकी तरह। यानी कि वो ट्रम्प को भी बोल रहे थे कि जो तुम ये सारा वेपनाइज कर रहे हो ट्रेड को, तुम्हारे तरह का काम हम नहीं करते। G20 था, G21 हमने बनाया ताकि अफ्रीका को वॉइस मिले। आपने तो अफ्रीका को बिल्कुल 55 कंट्रीज को बिल्कुल जीरो किया था, जैसे कि नक्शे के ऊपर वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये यूनाइटेड नेशंस में जयशंकर जी बोल रहे हैं इनके मुंह के ऊपर। और हम क्या कर रहे हैं? हम आपकी तरह उनके रिसोर्सेज को लूट नहीं रहे, उनके साथ मिलकर पार्टनरशिप के साथ उनको तरक्की की राह पे लेके जा रहे हैं। दोस्तों ये है जो हमने वहां पे बताया। साथ में जयशंकर जी ने एक काम और भी बोल दिया। हमने पार्टनरशिप करी लेकिन कोई कंट्री है जो डेट ट्रैप में वो लोगों को फंसाता है। हम थर्ड मॉडल दे रहे हैं, ना तो लूटेंगे ना डेट ट्रैप में फंसाएंगे। थर्ड मॉडल है पार्टनरशिप का। और जब मोदी जी ये जयशंकर जी बोल रहे थे, वहां पर बैठे हुए सारे लोग सुन भी रहे थे। यानी कि आपने एक ही झटके में यूनाइटेड नेशंस, पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना, सबको हमने कटघरे में खड़ा कर दिया। साथ में उन्होंने बोल दिया कि भाई मुझे मालूम है कि आपने अब ये नया तरीका बनाया हुआ है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया। दूसरी तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर है कि भाई आप रशिया से तेल मत खरीदिए, लेकिन यूरोपियन नेशंस को आप नहीं बोल रहे कि आप गैस जो अभी भी रशिया से खरीद रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। ये डबल स्टैंडर्ड्स कब तक चलेंगे? ये रौद्र रूप जो भारत ने ओपनली बोलना शुरू कर दिया वो यूनाइटेड नेशंस में, जहां पर ये दहाड़ते थे अब हम दहाड़ रहे हैं। ऐसा क्यों है? आपको क्या लगता है कि जयशंकर जी इतना रौद्र रूप क्यों ले रहे हैं? वहां पे बोल रहे हैं कि रशिया से तेल हम खरीद रहे थे डिस्काउंटेड रेट पे ताकि हम अपने कंट्री में इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखें। हम करते रहेंगे, हम रुकने वाले नहीं हैं। आपको क्या लगता है व्हाई इज इट दैट भारत इज नाउ सो एग्रेसिव? उसका रीजन है हमारी इकोनॉमी। हमें मालूम है कि हमारी इकोनॉमी तब बढ़ रही है जब बाकी सबकी दुनिया में सबकी इकोनॉमी डाउन जा रही है, हम आगे जा रहे हैं। हम कोई एंटी अमेरिका काम नहीं कर रहे, कोई एंटी चाइना नहीं कर रहे, हम प्रो इंडिया काम कर रहे हैं और वो काम बढ़ भी रहा है। इसलिए हमने ओपनली एक मैसेज भेजा है वॉशिंगटन को, आपको किसी को भी दुनिया में हमारे साथ अगर पार्टनरशिप चाहिए तो भारत ओपन है, लेकिन अगर आप हमें एक सबॉर्डिनेट जूनियर की तरह देखेंगे, भाड़ में जाओ, ओपन। और साथ में बोल दिया कि हमारे इंटरनल मैटर जैसे कश्मीर है, ये रेड लाइन है, ये हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि कोई ये भी बोल दे कि हम इसके ऊपर बात करने को तैयार हैं। ये जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो बोलती हैं कि कश्मीर को मैं सॉल्व कर दूंगा। ओ भैया, अपने कंट्री की प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, हमारी कंट्री में आने की जरूरत नहीं है। 370 हमारा मैटर था, खत्म कर दिया। पीओके इलीगली जो ऑक्यूपाइड है पाकिस्तान की तरफ से, उसे खाली करवाना हमें आता है, चिंता मत करो। वो लोग लग गए वहां पर हमारा काम करने के लिए। वो ये इंटरनल मैटर था हमारा, हम इंटरनली सॉल्व भी कर रहे हैं। जैसे मर्जी करें, तुम्हें क्या, हु आर यू?
तो यानी कि अब हमने स्ट्रेंथ के साथ वहां पर यूनाइटेड नेशंस में बात करनी शुरू कर दी है कि भाई अब हम राइज कर रहे हैं, राइज हम इंडिपेंडेंटली कर भी लेंगे, तुम्हारे से पूछकर हम 7% पे राइज नहीं कर रहे। डिजिटल पेमेंट सिस्टम हमने पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट कर लिया, 22 कंट्रीज साथ में जुड़ गई हैं, तुमसे पूछ कर नहीं किया। स्पेस प्रोग्राम है, तुमसे हमने कुछ भी लिया नहीं है, खुद हमने क्रिएट किया है। पाकिस्तान की तरह नहीं है कि भीख मांगते रहते हैं कि मेरा आदमी ले जाओ, मेरी सैटेलाइट ले जाओ, खुद नहीं, खुद एवरीथिंग इज डन बाय अस। यानी कि अब हम आपको एक्सप्लेनेशन नहीं डिक्टेशन देते हैं। ये अब जयशंकर जी ने बोल दिया, फ्रॉम नाउ ऑन वी विल नॉट टेक डिक्टेशन ऑफ एनीवन, और जीरो टॉलरेंस जो है वो हमारी इकोनॉमी में इंटरफेरेंस नहीं एक्सेप्टेबल, मिलिट्री में नॉट एक्सेप्टेबल, सोशल मीडिया पे नॉट एक्सेप्टेबल, अब टेररिज्म के ऊपर भी नॉन नेगोशिएबल है। कोई भी काम हमारी कंट्री के खिलाफ हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक आज यूनाइटेड नेशंस में करके जा रहा हूं, आगे जाकर भी होती रहेगी। ये है हमारी स्टेटमेंट जयशंकर जी की। दोस्तों आप सोच के देखिए, जयशंकर जी का ये यूनाइटेड नेशंस का जो एड्रेस है, मुझे लगता है डिप्लोमेसी में ये दुनिया भर में पढ़ाया जाएगा कि कैसे जवाब दिया गया, क्योंकि ये स्पीच नहीं थी, ये डिप्लोमेसी की धज्जियां उड़ा दी हैं जयशंकर जी ने, और डिक्लेरेशन था कि भारत अब अराइव कर चुका है पावर सेंटर्स के अंदर, अब हम आपके डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये वो नेशन है जो अब नाम लेकर बताता है कि पाकिस्तान टेररिज्म का गढ़ है, हम नाम लेकर बताएंगे, क्योंकि आपको ढकी छुपी बातें समझ नहीं आती। और जो ये रिफॉर्म्स की बात करी हमने यूएन के अंदर, ये जो आप बोलते हैं बार बार कि आप तो यार डेवलपिंग कंट्री हैं, आपको अभी यहाँ पर सीट दे नहीं सकते, तो भैया चाइना जब आपने दिया था 1950s में, वो कौन सा डेवलप था? इट वॉज नॉट इवन डेवलपिंग, दे वर नॉट इवन हैविंग मनी। वो एक दिन में 3 वक्त का खाना खाने के चाइना के पास पैसे नहीं थे 1950s में, जब आपने उनको यूनाइटेड नेशंस की वीटो पावर दे दी। और आज हमें बोलते हैं कि अभी आप डेवलपिंग कंट्री। ये भारत है जो अपने इंटरेस्ट को बिल्कुल अनअपोलोजेटिकली प्रोटेक्ट करना भी जानता है। और वहां पे जयशंकर जी बोलते क्या है, नमस्कार फ्रॉम भारत, इसी में सारा कुछ उन्होंने समा दिया। पीओके हमारा होगा, ये भी बोल दिया कि नाउ प्लीज डोंट इंटरफेयर, व्हाट एवर हैपन्स वी नो व्हाट टू डू। और ये है डिप्लोमेटिक प्लेबुक, जो पुराना था वो चेंज हो गया, अब है नया वाला मोदी नॉमिक्स 3.0 इन एक्शन इन यूनाइटेड नेशंस। तभी बोल रहा हूं, ये रौद्र रूप, ये जो नया रियलिटी है भारत का, जो वर्ल्ड अभी भी एडजस्ट करने में देर लगा रहा है, अब इनको आंसर मिलेगा। पीओके मेरा अपना मानना है 2025 एंड तक या 26 में कुछ पार्ट, पूरा नहीं कुछ पार्ट हमारा होगा, क्योंकि इस साल में आई फुली एग्री, या मुझे अंदर से फीलिंग है हमारी बाउंड्री एक्सपैंड होगी। और ये यूनाइटेड नेशंस में हल्का सा इंडिकेशन जयशंकर जी ने दे भी दिया। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।